साहस चाहिए होता है किसी गिरे हुए को उठाने में, बहुत हिम्मत लगती है किसी रोते हुए को हंसाने में। अंधेरे से घिरा मन कहाँ सोच पाता है सूरज के बारे में। सदियों का हौसला लगता है एक बुझे मन में उम्मीद का दिया जलाने में। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य संवाद। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में नाउम्मीदी बहुत है। अक्सर निराशा में घिरा मनुष्य कब अपनी राह से भटकता है, कब गिरता है, उसे खुद पता नहीं चलता। ऐसे में उस पर हंसने वाले, उसे ताना मारने वाले, उसे दोषी बताने वाले तो हजारों मिलते हैं, लेकिन उसकी उंगली थाम कर उसे सही राह दिखाने वाले कम ही होते हैं। और आज संयोग से एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ बैठा है जिनके शब्दों ने न केवल इस समाज में उजाला बिखेरा है, बल्कि अपने तिनका तिनका प्रयासों से, अपने जज्बे से उन्होंने राह से भटके हुए कई लोगों को सही राह दिखाई है। साथ ही भारत की जेलों में क्रांतिकारी बदलाव वो लेकर आई हैं। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ हम स्वागत कर रहे हैं साहित्य संवाद में वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार और इस भारतवर्ष की बहुत बड़ी समाज सुधारक प्रोफेसर वर्तिका नंदा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वर्तिका नंदा, आप पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, लेकिन जेलों में जो आप बदलाव लेके आई, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। वो बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ? मेरा बचपन पंजाब में गुजरा और पंजाब उस समय आतंकवाद के साए में था, लेकिन साथ में हमेशा एक मुझे ललक सी रहती थी। अंदाज़ा होता था, हमेशा एक डर रहता था ये दिन आखिरी दिन ना हो, और उसमें ये ललक होती थी कि अगर ये आखिरी दिन है तो इस दिन का बेहतरीन उपयोग क्या होना चाहिए। तो इस तरह से कलम और लिखने की दुनिया, पत्रकारिता मेरी ज़िंदगी का मुकाम बनने लगी। लाल रंग की एक साइकिल थी मेरे पास, उसके ऊपर मैंने प्रेस लिखा था, और पंजाब के अलग अलग शहरों में रहते हुए जब स्कूल जाती थी तो मैं पूरे रास्ते इस बात को सोचती थी कि मेरा आज का दिन सबसे सुंदर दिन कैसे हो सकता है। मैं चाहती थी मैं किसी के काम आऊँ, और किसके काम आऊँ ये नहीं जानती थी। तो आसमान में मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं उस समय भेजी होंगी। आसमान मुझे बहुत प्रिय रहा तब भी और आज भी। उन्हीं प्रार्थनाओं में किसी दिन एक जैसे मंत्र सा आया कि तिनका तिनका होना चाहिए, जेल होनी चाहिए, और जो डर है, आतंकवाद है या किसी भी तरह की इस पूरी ज़िंदगी में बहुत जगह अंधेरे हैं, उस अंधेरे में कहीं दिया बनना चाहिए, क्योंकि मेरे नाम का मतलब है दिए की बाती। तो मुझे लगा कि मैं इस नाम को सार्थक कैसे करूं, तब मुझे तिनका तिनका और जेल ये माकूल लगा। तिनका तिनका दास्तां और तमाम किताबें जो आपने जेल पर लिखी, जिसमें तमाम अनुभव हैं, कहानियां हैं उन लोगों की जो सही राह पर आए। जैसे जेल, अब एक आपकी नई किताब जेल अनुभवों पर। इतना सारा लिख लेने के बाद भी ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, मैं जेल की ज़िंदगी को बहुत करीब से महसूस करती हूँ। जेल हर रोज़ की मेरी सांसों के साथ उतरती और चढ़ती है। जेल मेरी ज़िंदगी है। 2013 में तिनका तिनका तिहाड़ छपी, और ये किताब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे संज्ञान में लिया, यूनियन होम मिनिस्टर ने इसे रिलीज़ किया। इसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदली। तो असल में किताब एक टुकड़ा है जो समाज के हाथ में गया, लेकिन बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे अंश समाज के पास बिल्कुल नहीं पहुँचे, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर काम हो रहा था। चार दीवारी का एक हिस्सा तिहाड़ जेल से बाहर से गुजरते हुए लोग आज भी देखते हैं, जहाँ पर एक कवित्री की कविता लिखी हुई है, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस चार दीवारी में बैठकर मैं तेरा ही नाम लिखती हूँ। वो तिनका तिनका तिहाड़ का एक हिस्सा है। तो जेल का ज़्यादातर काम असल में जेल के अंदर रहा। जेल की जो पॉपुलेशन है, प्रिजन पॉपुलेशन, उसके उपयोग की वो चीज़ें थीं। जेल की लिविंग कंडीशंस कैसे अच्छी हों, जेल के अंदर एक रेडियो हो, अखबार हो, किताबें हों, जेल के बंदियों को एक बेहतर ज़िंदगी मैसर हो, ये काम हौले हौले चलता रहा। इस बीच कुछ लिखने का काम भी हुआ, और वो चीज़ें जो मुझे लगा लोगों को बताई जा सकती हैं, जिसमें संवेदना है, लेकिन कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है जो सनसनीखेज है। तो संवेदना को ध्यान में रखते हुए तिनका जेल पत्रकारिता का जन्म हुआ। तिनका तिनका तिहाड़ आई, उसके बाद तिनका तिनका दास्तां जो आजीवन कारावास के बंदियों की बात करती है। फिर आई तिनका तिनका मध्य प्रदेश, इसमें 19 लोग मेरे साथ जुड़े
जिनमें से 4 बच्चे थे जो कि जेल के अंदर पैदा हुए थे। ये कॉफ़ी टेबल बुक थी। उस समय के जो गृह राज्य मंत्री थे उन्होंने इस किताब का विमोचन किया। उसके बाद रेडियो इन प्रिजन आई, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसे छापा। भारत की वो अभी भी इकलौती ऐसी किताब है जो जेल के रेडियो की बात करती है। तो जेल के अंदर बहुत सारे सरोकार हैं, बहुत गहरी और घनी दुनिया है, लेकिन उस घनी दुनिया में जितना भी कहूँ जितना भी करूँ कम पड़ता है, इसलिए आई ज से जेल। ये उपन्यास के फॉर्मेट में है, लेकिन असल में इसमें मेरे अंदर का पत्रकार भी है, मेरे अंदर का लेखक भी है और पॉडकास्टर भी है, कवि भी है, मेरे अंदर का वो इंसान भी है जो जेल को महसूस करता है। यही सोचकर लिखा मैंने ज से जेल। तो चलिए, आपके अंदर का जो कवि है उसकी एक झलक अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कोई एक कविता जो आपने जेल पर लिखी हो या उसके अनुभवों से प्रेरित हो। ये कविता जेल की ज़िंदगी का अक्स है। मैं इसे पढ़ती हूँ। मैं खुद पूरी दुनिया हूँ, मैं अब दुनिया की तरफ नहीं देखती। मैं खुद पूरी दुनिया हूँ, मैं अब दुनिया की तरफ नहीं देखती। मैं खुद पूरी दुनिया हूँ, इस समझ के बाद ही दीवारों के इस पार जेल, दीवारों के उस पार भी जेल, सब तरफ सिर्फ जेल। मन के अंदर जेल, रिश्तों के भीतर जेल। उस जेल को खोज लिया है मैंने, इसलिए अब मैं खुद पूरी दुनिया हूँ। जहाँ तलाश खत्म हुई वहीं ज़िंदगी शुरू। तो वर्तिका नंदा जी से हमारी बातचीत साहित्य संवाद में जारी है, लेकिन उनकी लेखन यात्रा से जुड़े कुछ अनमोल लम्हों को देख लेते हैं तस्वीरों के झरोखे से। जेल को आपने बहुत गहरे से और बहुत भीतर से टटोला है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखिए। क्या कोई किरदार आपसे ऐसा टकराया जो आपको ऐसा लगा हो कि आपकी ही कहानी से निकला हो, या खुद एक किस्सा गो हो, कवि हो, शायर हो? क्या वहाँ पर इतने घने अंधेरे में भी लोगों के बीच ये उजास बाकी रहती है? ये सुनने में अजीब बात लगेगी, लेकिन कई बार जो लोग मुझे बाहर मिलते हैं उनसे ज़्यादा संवरे हुए, संभले हुए, गहरे लोग जेल के अंदर मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि जेल आत्मचिंतन का मौका देता है। जेल के बाहर की जो दुनिया है वो विद्रूप दुनिया भी है, परेशान और भीड़ से भरी हुई दुनिया है, वो टेक्नोलॉजी से दबी हुई दुनिया है। जेल के अंदर भीड़ है लेकिन टेक्नोलॉजी का दबाव नहीं है। ये एक वजह है कि जब आदमी जेल में पहुंचता है तब शायद अपने पूरे जीवन में पहली बार वो अपने आप से बात करता है। इस पूरी कायनात में बहुत दिनों से अब बात हो रही है, कोरोना के समय ये बात ज़्यादा होनी शुरू हुई कि हम कितना अपने आप से संवाद कर पाते हैं, अक्सर नहीं कर पाते। तो जो जेल का व्यक्ति है, जब वो जेल में आया, कुछ को तो उसके परिवार वाले जेल के गेट तक आ गए थे छोड़ने, लेकिन कुछ को उनके परिवार, नातों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, सब ने छोड़ दिया। तो वो आदमी ज़िंदगी को जितनी गहराई से समझता है, कई बार किताबों की दुनिया से गुजरने वाला भी नहीं समझता। तो हर किरदार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। असल में मैं तो जेल का एहसान मानती हूँ। जेल का तिनका तिनका का मेरे जीवन में आना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जेल के आने की वजह से मैंने भी ज़्यादा शुक्रगुजार होना सीखा। मुझे पता लगा सुबह की अहमियत, शाम की अहमियत, किसी एक दिन के मिलने की अहमियत और आज़ादी की अहमियत। जो हमें बहुत आसानी से मिलता है ना, हम कई बार उसकी कदर नहीं करते। मैं जब जेल जाती हूँ और मैं देखती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बंदी चाहते हैं वो गेट तक मुझे छोड़ने के लिए आएँ, कुछ रुक जाते हैं, कुछ हल्के हल्के से कुछ रास्ते तक आते हैं, और मैं भी उन्हें नहीं कहती, क्योंकि ये देखना कि कोई हमसे बात करने मिलने आया था और वो तो जा रहा है और हम अभी भी जेल के अंदर हैं। बंदियों की आँखें, उनका
कहने का तरीका, और इसीलिए हमने शुरू किया तिनका जेल रेडियो। रेडियो एक एक्सप्रेशन का माध्यम बना। तो ये शायर भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। उससे बड़ी बात ये, अपने आप से संवाद करने वाले ये जो लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पाठशाला है। तो ये पाठशाला बहुत कुछ सिखाती है। उनमें से कई बंदियों को, जिनको मैं बहुत करीब से, बहुत सालों से देख रही हूँ, उनकी कई तस्वीरें इस किताब में हैं। जर्सी जेल में, रेडियो इन प्रिजन में, और बाकी भी तमाम जेल की किताबों में बहुत सारे वो किरदार हैं जिनके बारे में मैं मानती हूँ दुनिया को मालूम होना चाहिए। रेडियो इन प्रिजन की बात करते हैं, कई दबी हुई आवाज़ों को इस रेडियो ने आवाज़ दी है, इसका ख्याल कैसे आया? असल में जब हम बंदी से मिलते हैं, शुरू में बंदी बात नहीं करना चाहते, जैसा कि बाहर के लोगों को लगता है कि जेल के लोग विश्वास के लायक नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि जेल वाला भी यही सोचता है बाहर वालों के बारे में, उन्हें भी लगता है ये विश्वास के लायक नहीं है। तो ये बहुत सालों की आध्यात्मिक यात्रा है। उस यात्रा में जो मैंने पाया है वो है भरोसा और नेकनियति। तो उस भरोसे के बीच मैंने महसूस किया कि आत्मचिंतन तो है, लेकिन बोलने की भी तो इच्छा होती है, कुछ कहने की इच्छा है। कोरोना के समय में ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, बहुत से बंदी बाहर वालों के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए मास्क बना रहे थे। एक जेल तो ऐसी थी जिसने एक दिन का अपना खाना सोचा कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, ये खाना बाहर की दुनिया को भेज दिया जाए। बाहर वालों ने जेल के लिए नहीं सोचा, लेकिन जेल वाले सोच रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक रेडियो शुरू करें। विजिटेशंस बंद थी, मुलाकातें नहीं हो रही थी, तो रेडियो के ज़रिए वो अपनी बात को कहें। ज़िला जेल आगरा भारत की सबसे पुरानी जेल इमारतों में से एक है। पहला जेल रेडियो वहीं शुरू हुआ, लेकिन वो शुरुआत कोरोना से पहले हुई थी। कोरोना के समय ये साबित हो गया जेल का रेडियो जेल का सबसे सच्चा दोस्त है, क्योंकि वो आपस में संवाद कर रहे हैं। बाहर के लोग इस रेडियो को नहीं सुन सकते, ये इसकी एक खूबी है। जेल का रेडियो चलाता भी बंदी है, वही उसका उपभोक्ता है और वही उसका संचालक है, वही उसका प्रोड्यूसर है। उन्हें हम ऑडिशन के ज़रिए ढूंढते हैं, ऑडिशन के बाद उनकी ट्रेनिंग करते हैं। जैसे दूरदर्शन अपने कलाकार ढूंढता है, ऑल इंडिया रेडियो अपने कलाकार ढूंढता है। तो मैं मानती हूँ कि तिनका जेल रेडियो ने एक नए नीश को शुरू किया है, जिसकी बात अब भारत में धीरे धीरे होने लगी है, जेल का रेडियो। तो इन बंदियों का चयन होता है, पहले सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, महिलाएं भी तो होनी चाहिए। तो ज़िला जेल आगरा में जब पहली बार एक महिला, उसका नाम तुहिना है, जब वो आई और जेल रेडियो के कमरे में आई, और फिर उद्घाटन के समय बच्चे आए, रेडियो इन प्रिजन में मैंने लिखा है, उन बच्चों ने अपने जेल की पैदाइश के बाद से पहली बार गुब्बारे देखे, इतने सारे रंग देखे, पहली बार इतनी सारी मिठाइयाँ खाई, पहली बार इतने सारे पुरुषों से उनकी मुलाकात हुई, पहली बार वो मन भर के हंसे, और पहली बार वो रेडियो के माइक पर बोली। मेरा मानना ये है कि जो रेडियो है वो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा टूल बनकर आया है, ख़ास तौर पर जेल का रेडियो, क्योंकि ये दुखी लोगों को एक सुखी संसार की तरफ लेकर जा रहा है। बहुत सुंदर बात कही। संसार की बात कर लेते हैं। जेल में अपनी सज़ा काटने के बाद आपने वहाँ उन्हें सुधार कार्यक्रमों से जोड़ दिया। क्या फॉलोअप का कोई तरीका है? बाद में वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या कुछ मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने जेल से निकलकर एक बहुत ही सुंदर ज़िंदगी जी हो? बहुत सारी मिसालें, दो तरह की बातें। एक तो हमारी तिनका जेल पाठशाला है, जिसके में कि हम रेडियो के ज़रिए बंदियों को पढ़ाने का काम करते हैं। अब कोई बंदी हो सकता है टीचर था या बनना चाहता था, या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वो लोग रेडियो रूम में आते हैं, वो बताते हैं इग्नू के ज़रिए कि इग्नू के फॉर्म्स आ गए, 10th का 12th का, रेडियो के ज़रिए वो बताते हैं, और लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ज़िला जेल सोनीपत में तो एक साल ऐसा आया जब 100% रिज़ल्ट आया, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान नहीं है। दुनिया जेल की तरफ तब देखती है या तो कोई जेल में चला जाता है, या फिर उन्हें वहाँ सनसनी या शोहरत, या उन्हें लगता है पैसा हो। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, तिनका किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमारे पास किसी के कोई अंश नहीं आता, ये हम अपनी सैलरी से मैं चलाती हूँ तिनका, और इसका मकसद भी ये है कि सच्ची नीयत से किया गया एक काम, और इस सच्ची नीयत के बड़े मज़ेदार नतीजे हैं। जेल के अंदर जो ज़िंदगियाँ बदली वो बाहर भी बदलती हैं। जैसे करनाल की जेल से अभी एक बंदी नहीं रिहा हुई, उसको हमने तिनका इंडिया अवार्ड आज से शायद 4 साल पहले दिया था, वो रेडियो के साथ अभी जुड़ी है। एक बंदी, उनका नाम है सुचित नारंग, वो ज़िला जेल देहरादून में थे, नेत्रहीन थे, डॉक्टरेट की उन्होंने PhD में। जेल से बाहर आने के बाद
आज भी वो तिनका जेल रेडियो पॉडकास्ट के साथ जुड़े हैं। उन्हें कई बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आमंत्रित किया गया है। अनसंग हीरो वो थे, लेकिन आज नहीं हैं, और ऐसे कई और बंदी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने समय की उस धार में, उस कड़वाहट के बीच में भी ये ठान लिया था, बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे। वाकई उन्होंने अच्छा काम किया है। वर्तिका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। जेल आदमी अपराध करने के बाद इसलिए जाता है क्योंकि उसे सज़ा मिले। जब हम इन तमाम सुधार कार्यक्रमों की बात करते हैं, क्या आपको लगता है अपराध के प्रति ये एक डर कम करने वाली बात है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा है जेल तो उसका उद्धार करेगी। क्या आप मानती हैं ऐसा होता है? देखिए, तो दुनिया जेल के बिना नहीं हो सकती। इस दुनिया का एक हिस्सा जेल रहेगी। ऐसा ज़रूर होता था पुराने ज़माने में, ख़ास तौर पर, कि जेलें एक टापू की तरह काम करती थी, शहर से बहुत दूर होती थी। उसका मकसद भी था और काला पानी भी होता था कि जो जेल में गया वो पब्लिक आय से बहुत दूर चला गया और धीरे धीरे वो विस्मृत सा होने लगा एक तरह से। लेकिन अब जो जेलें हैं वो बदल गई हैं, और जेल हमेशा डर की वजह नहीं भी होती। ये ज़रूर है, जो पहली बार जेल जाता है उसे डर लगता है, आशंका भी बहुत सारी होती है कि जेल पता नहीं कैसी होगी। लेकिन कई जेलें अब बहुत इंसानियत से भरी, मानवीयता से भरी जेलें भी हो गई हैं, और वो उन्हें मौका देती हैं। जैसे जेल आपको ये मौका देती है, अगर आप संगीतकार हैं तो संगीत का काम कर लीजिए, आप टीचर हैं तो पढ़ाने का कर लीजिए, आप माली हैं तो माली का काम कर लीजिए, रसोई में आपका इंटरेस्ट है रसोई संभाल लीजिए, और आपको इसमें से किसी में नहीं आध्यात्मिक आप होना चाहते हैं तो आप आध्यात्म की राह पकड़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो बैठिए कोने में, किताब लीजिए, पढ़ लीजिए। जेल आपको इस मामले में हर तरह की आज़ादी देती है। तो डर ज़रूर है। देखिए, ये बात तो सही है कि अपराध की सज़ा का एक हिस्सा जो है वो जेल है, लेकिन मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं जिसने अपराध किया हो वो जेल में जाए। बहुत से अपराधी आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरह ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो जेल में गया हो वो अपराधी ही हो। बिना अपराध के भी व्यक्ति जेल में जा सकता है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो वो अपराध की पाठशाला का हिस्सा ना बना हो। तो क्यों ना इसी मोड़ पर आपके उपन्यास का एक अंश पढ़ लेते हैं, ये किताब जो अभी दर्शकों के बीच और पाठकों के बीच आने वाली है। देखिए, ये जो किताब है इसमें भारत भर की जेलें, विदेशों की जेलें, जिनको भी मैंने देखा, देखते देखते में बहुत से पात्र मेरे साथ हर बार आए। कुछ पात्र यहाँ पर हैं, जब कोई उन्हें पढ़ेगा तो समझ जाएगा, शायद वो पात्र वहाँ पर हो। एक हिस्से को मैं पढ़ रही हूँ। ये हिस्सा ख़ास तौर पर जेल के बच्चे के बारे में है। माँ ने बैरक के अंदर आते ही बच्ची को सीमेंट के फर्श पर लिटा दिया। वो चाहती तो कोई कपड़ा नीचे बिछा देती, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शायद वो ऐसा करके अपनी और उसकी उधड़ी हुई किस्मत की शिकायत भगवान तक पहुंचाना चाहती थी। ठंडा और कड़ा फर्श बच्ची के नर्म बदन को चुभ रहा है। माँ ने इसे समझ लिया, तब उसने बच्ची के ऊपर एक पतली सी चादर उड़ा दी, जैसे कह रही हो कि यही चादर अब तुम्हारा आसरा है। बच्ची सोच रही है, अजीब जगह है ये, कौन सी जगह है, कैसा है जन्म कि उसे ना कोई ढोल बाजा मिला, ना झूला, ना कोई नरम बिछौना, और महिलाएं हैं कि टुकुर टुकुर कर इस बच्चे को देख रही हैं। मिठाई भी बीच बीच में आंखें खोलती है, हैरान होती है, आंखें बंद कर लेती है। महिलाएं सोच रही हैं कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करें, मुँह दिखाई में क्या दें। रुपया सिक्का उनके पास नहीं है, जेल का नियम इसकी अनुमति नहीं देता। किसी की पोटली में मिठाई का कोई टुकड़ा है, किसी के पास कोई सूखा पड़ा हुआ गुलाब, पर दुआएं सबके पास हैं। बस यही दुआएं वो इस बच्ची को देने लगी। जिस बच्ची के पास मिठाई का टुकड़ा था, उसने बच्ची को गोद में उठाया, बुदबुदाते हुए कहा, मिठाई। बहुत ही संवेदनशीलता से भरे हुए ये शब्द थे, और कहीं ना कहीं पूरा दृश्य आपने उकेर दिया उस पीड़ा का, माँ की पीड़ा का, जिसका बच्चा भी अब जेल में है। वर्तिका जी, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, हमारे नए पाठक, महिलाएं जो लिखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की व्यस्तता उन्हें ये मौका नहीं देती। आप क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें? हमारी ज़िंदगियों को इस तकनीक ने बहुत ही सीमित और बहुत छोटा बनाया है, इस लिहाज से कि बहुत सा समय असल में तकनीक ले लेती है, और फिर हम तकनीक को कोसते हैं। तकनीक ने हमें नहीं कहा कि हम उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। पढ़ना चाहिए।
बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हम तिनका से जुड़ना चाहते हैं या हम जेल के लिए करना चाहते हैं, तभी मैं कहती हूँ पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया आपको एक सीमित तस्वीरें देती है। तस्वीरें काफ़ी नहीं होती, पढ़ने से ही आप डूबते हैं और डूबने से ही आप अपने आप को जानते हैं। बहुत अब जैसे आपका साहित्य का ये जो कार्यक्रम है, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए कि बरसों से जिस दूरदर्शन को मैं देख रही हूँ, जो बचपन से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी ऊर्जा रहा, जालंधर दूरदर्शन में सुबह 3:30 बजे की जिस गाड़ी में बैठकर हम जालंधर जाया करते थे, मैं अपनी माँ के साथ जाती थी, उस दूरदर्शन के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। ऐसे कार्यक्रम इस बात को जतलाते और दिखलाते हैं, याद भी दिलाते हैं कि किताब का कोई और विकल्प नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात। कलम में स्याही चलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि दिमाग में किताबों की जो उपज है वो भी लगातार होती रहे, बहुत ज़्यादा। और लगातार पढ़ने से, लगातार लिखने से ही हम अपने आप को मांझ पाते हैं। आप जब मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो मैं उसके बैकग्राउंड को समझ सकती हूँ कि पढ़े बिना ये सवाल नहीं आते। अगर आप सिर्फ देख रही होती तो ये सवाल आपके नहीं होते। तो पढ़ना, लिखना, ज़िंदगी को समझना, किसी के काम आना और अपनी नीयत को हमेशा सुंदर रखना, उसे मांझते रहना, बस उसी से ज़िंदगी मेरे ख्याल से मुकम्मल होने लगती है। प्रोफेसर वर्तिका नंदा, आपने जेल को पूरी तरीके से समझा है, अपराध को समझने की कोशिश की है हर कोण से। ऐसे में मीडिया जो आज अपराध को दिखा रहा है, ओटीटी पर फिल्मों में अपराध का या तो महिमा मंडन होता है या फिर मीडिया एक तरीके से अपराधी का इनकाउंटर ही करने पर उतारू होती है, आप उसे कैसे देखती हैं? दूसरे पर हो रहा अपराध अगर हमें खुशी और पैसा दे रहा है और हम पैसे के लिए उसे ऐसा कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये किए गए अपराध से ज़्यादा बड़ा अपराध है, ऐसा मुझे लगता है। प्रोफेसर वर्तिका, आपने जेल में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव किए और एक बदलाव रेडियो और पॉडकास्ट था, तो जेल पॉडकास्ट ये अपने आप में बड़ा सुंदर अनुभव रहा। बिल्कुल, तिनका जेल रेडियो जेल के अंदर चलता है, जेल रेडियो पॉडकास्ट बाहर है। तो बहुत सी चीज़ें हम जेल के अंदर कहते हैं, जैसे कि कोई अनाउंसमेंट, किसी की मुलाकात आ गई, किसी की तारीख आई, किसी के पसंदीदा गाने, कोई किताब की बात हो रही है, और भी बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन। और जेल का जो पॉडकास्ट है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बंदी चाहता है कि हम लोगों के ज़रिए दुनिया तक पहुँचे या डॉक्यूमेंट हो, वो है पॉडकास्ट। और इसके अनुभव भी बहुत सुंदर रहे, क्योंकि इसके ज़रिए हम इस दुनिया को ये बताना चाहते हैं जेल उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कभी कभी जेल के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत बड़ा कैनवस है वर्तिका नंदा जी के काम का, उनके शब्दों का और जेल में उनके सुधार कार्यक्रमों का, लेकिन उनके चाहने वाले पाठक, उनके साथी उनके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं इनकी नज़र में। मैंने वर्तिका नंदा जी के काम तिनका तिनका श्रृंखला की किताबें, रेडियो इन प्रिजन और अब जैसे जेल, यह अनूठा काम जेल के बंदियों, उनके बच्चों और यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर की ज़रूरतों पे जोर देना प्रामाणिक प्रयास है। मैंने इसे वर्तिका के कामों को, उनके काव्य संग्रहों, जेल की कम्युनिकेशन नीड्स पर उनके शोध कार्य और जेल से जुड़े हुए पॉडकास्ट के जरिए देखा है। जेलों पर उनके कई सालों से चल रहे प्रयास जेल के लिए नीति निर्माण एवं प्रशासनिक कार्य के लिए मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तिनका तिनका डासना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश, रेडियो इन प्रिजन और उसके बाद अब यह उपन्यास जासिर जेल। ये जेलों के
वास्तविक जीवन का खाका खींचने का एक प्रयास है डॉक्टर वर्तिका नंदा का। साथ में तिनका तिनका जेलों में पत्रकारिता स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत जेलों में रेडियो स्थापित किए जा रहे हैं। देहरादून जेल में भी दून जेल रेडियो की स्थापना तिनका तिनका के सहयोग से हुई। और यह जो जैसे जेल उपन्यास है, ये उसी की अगली कड़ी है। जेलों का एक वास्तविक चित्रण जो कि समाज में शायद समाज के लोगों को नहीं पता है, वह इस उपन्यास के माध्यम से पता चलेगा। इस मोड़ पर एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ हम करना चाहते हैं, जिसमें कुछ सवालों के आपको दिलचस्प जवाब देने होंगे। साहित्य में तकनीक का दखल सुंदर है जब तक हम उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी लिखी कोई ऐसी किताब या रचना जिसने आपके भीतर बहुत हलचल मचाई हो? जर्सी जेल ने, क्योंकि मैंने इसमें जिक्र भी किया, जब मैं अम्बाला से ट्रेन में बैठी 32 साल पहले और मैंने सोचा था कि मैं एक उपन्यास लिखूंगी। इतने साल लगे लिखने में, तो मेरे ख्याल से अब तक में शायद जर्सी जेल। आपका पसंदीदा शहर? शहर तो पंजाब के कई सारे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि साइकिल, बस, ट्रेन, ये मेरे सबसे पसंदीदा वाहन हैं जिन्होंने मुझे अलग अलग शहरों से जोड़ा। और उनकी वजह से, इन चलती हुई यात्राओं की वजह से शहर मेरे करीब आते गए। किसी एक शहर को बोलूँगी तो दूसरे शहर को बुरा लगेगा, इसलिए वाहनों का नाम ले लिया है। क्या साहित्य समाज सुधार में भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल, एकदम। पर तब निभा सकता है कि हम जो लिख रहे हैं हम उससे जी रहे हों। ऐसा ना हो कि साहित्यकार कुछ और कह रहा हो और मेरा मन और तन कुछ और। और आपकी अगली किताब कौन सी आ रही है? अगली भी जेल पर ही होगी, जेल से जुड़ी कुछ कहानियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वर्तिका नंदा, इतनी सुंदर और सार्थक बातचीत के लिए। और जेलों का जो अंधेरा रूप हमने देखा है, उसके तर एक उज्जला दर्पण दिखाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज साहित्य संवाद में हमारे साथ थी प्रोफेसर वर्तिका नंदा, जो न केवल अपने शब्दों से इस समाज में उजाला बिखेर रही हैं, बल्कि अपने प्रयासों से जेल के भीतर जो लोग राह से भटके हुए हैं, फिर से उनकी उंगली थामकर उन्हें जीवन से जोड़ रही हैं। ऐसे ही शख्सियतों से, ऐसे ही व्यक्तित्वों से आपको साहित्य संवाद में मिलवाते रहेंगे और साहित्य की दुनिया से ऐसे ही अनमोल मोती चुनकर लाते रहेंगे आपके लिए। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी भारती।